नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश की दोस्तों, तो आज का जो पेपर है दोस्तों वो आपका पेपर ऐसा पेपर रहेगा कि आपके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसा पेपर आप आज का रहने वाला है और आने वाले 2 या 3 सीरीज के अंदर लगभग आपकी सभी यूनिट हैं वो पेपरों में क्लियर हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और आपने दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। तो हम दोस्तों समय स्पॉइल ना करने के बजाय, आपके पास भी समय एग्जाम के लिए बहुत कम बचा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, लाइक कर देना दोस्तों। और आप जितने भी पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के ग्रुप्स में जुड़े हो, चाहे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो उनमें दोस्तों ईमानदारी के साथ शेयर करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द वर्क ऑफ प्लेसिंग द बुक्स एट द राइट प्लेस which were misplaced by the readers at improper salvage is known as। दोस्तों की जो कार्य होता है, यह देखो ध्यान से, आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि उन पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य जिनको पाठकों के द्वारा अनुचित निदानियों में रख दिया जाता है को जाना जाता है। दोस्तों जिस तरह लाइब्रेरियन शेल्फ, जो निदानी बोलते हैं दोस्तों, रैंक या अलमारियां जो बनी होती है ना, सेल्वेज अलमारियां लाइब्रेरी के अंदर, उनको निदानी बोलते हैं। यानी लाइब्रेरियन दोस्तों अलमारियों के अंदर या सेल्फ पर बुक का अरेंजमेंट करता है, वैसा पाठक नहीं कर पाता। तो क्या करते हैं, हम कोई लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को पढ़ने जाते हैं, उस बुक्स को उसी जगह ज़रूर रख देते हैं, लेकिन तरीका हमारा सही नहीं रहता है, हम गलत स्थान पर भी रख देते हैं। तो ऐसा कर देना, पाठक ऐसा कर देते हैं, अनुचित निदानियों में रख देते हैं। यानी अनुचित का निदानियों का क्या मतलब है दोस्तों कि इम्प्रॉपर सेल्वेज कौन रख देता है, रीडर तो रख देता है। तो उसको जब सही करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए सेल्फ रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन बी स्टॉक वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी स्टॉक शिफ्टिंग और ऑप्शन डी दोस्तों आपका सेल्विंग। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आज का एक तो पेपर है वो दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी JTA एग्ज़ाम का था, लाइब्रेरियन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, तो जिसके अंदर लगभग सभी टॉपिक कवर किए गए थे। उनका सिलेबस भी पूरा वाइड सिलेबस था दोस्तों। उसी को ध्यान में रखते हुए ये एग्ज़ाम राजस्थान यूनिवर्सिटी JTA का एग्ज़ाम पेपर है जो आपके लिए सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो बताइए दोस्तों, सही स्थान पर रखने का क्या कार्य या वर्क क्या कहलाएगा, सेल्फ रेक्टिफिकेशन या स्टॉक वेरिफिकेशन या स्टॉक शिफ्टिंग या सेल्विंग। तो बताइए दोस्तों क्या बोलेंगे उसको। आपको इतना पता है कि जब भंडारण का सत्यापन करते हैं कि कितनी बुक्स अवेलेबल है, कितनी और मंगवानी है, यानी स्टॉक को चेक करते हैं, तो उसको तो बोला जाता है दोस्तों स्टॉक वेरिफिकेशन। याद रखना, निदानी बोलते हैं सेल्फ को, किसको, सेल्फ को या सेल्वेज को। तो आपको बस जनरली इतना ध्यान रखना है, सेल्फ क्या याद रखना है, नाम में सेल्फ याद रखना है दोस्तों। आगे क्या है, रेक्टिफिकेशन। तो सेल्फ रेक्टिफिकेशन क्या होता है, वह वर्क है जिससे प्लेसिंग द बुक्स एट द राइट प्लेस विच वर मिसप्लेस्ड बाय द रीडर्स एट इम्प्रॉपर सेल्वेज इज नाउन एज। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंट ने यह भी कहा था, सर आंसर साथ साथ में आप मत लिख के लाया करो या मत लिखा हो जो भी पेपर रहता है, तो इससे हम भी हमारे आंसर देने का ट्राई करेंगे ताकि हमारी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों आप अब आंसर अपना खुद कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, लाइव कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपका राइट आंसर क्या सही है या गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सेल्फ रेक्टिफिकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, निदानी परिशोधन। क्या बोलेंगे, निदानी परिशोधन वह कार्य है जिसको पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य जिनको पाठकों के द्वारा अनुचित निदानियों में रख दिया जाता है को क्या कहते हैं, निदानी परिशोधन या सेल्फ रेक्टिफिकेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, सेल्फ रेक्टिफिकेशन। इसी क्रम में दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन, हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन, द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज आर। कि जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है उसका दोस्तों फाइनेंस का सोर्सेज क्या होता है, सीधी सी बात है, पैसे कहाँ से आते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को चलाने के लिए, बजट कहाँ से आता है। तो सोर्स क्या क्या सोर्स हो सकते हैं एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए। ऑप्शन ए UGC, यहाँ करेंगे दोस्तों UGC ग्रांट, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी बजट, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी बजट UGC ग्रांट एंड स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट, और ऑप्शन डी दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
पहला क्या है कि यूजीसी यानी दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये ग्रांट देती है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को, ऑप्शन ए यह है। ऑप्शन बी है यूनिवर्सिटी बजट, कि विश्वविद्यालय का जो खुद का बजट होता है उसमें से ही फाइनेंस जो भी है बजट वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को भी दे दिया जाता है। और ऑप्शन सी है कि यूनिवर्सिटी बजट भी रहता है, यूजीसी ग्रांट भी रहता है, और जहाँ जिस राज्य के अंदर है यूनिवर्सिटी वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का भी ग्रांट रहता है। और ऑप्शन डी है कि अकेला स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट। यानी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए सोर्सेज क्या रहता है। तो दोस्तों याद रखना कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए, अब कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो दोस्तों खुद को बजट देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी देगी। अगर गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट भी देगी। तो इसी तरह दोस्तों यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए एक तरह से यूनिवर्सिटी बजट, यूजीसी ग्रांट और स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट तीनों ही फाइनेंस के सोर्सेज रहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं कि आपने आंसर कौन से आंसर दिया था, आप कौन से ऑप्शन का आपका सही है या गलत दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ अर्नेट, ERNET की अर्नेट की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए दोस्तों एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन बी इकोनॉमिक रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन सी ईस्टर्न रीजनल नेटवर्क, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क। तो बताइए दोस्तों अर्नेट एक नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क का पूरा नाम क्या है, फुल नेम क्या है दोस्तों। ये फुल नेम पूछा गया क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें अर्नेट का पूछा गया है, आपके एग्जाम में अर्नेट भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा सरनेट, एडीनेट, मोलिमनेट, इल्फनेट कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो फुल फॉर्म को एक बार रीड करके जाना ही जाना है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ अर्नेट। ऑप्शन ए एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन बी इकोनॉमिक रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन सी ईस्टर्न रीजनल नेटवर्क, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क। जैसे कि दोस्तों कुछ स्टूडेंट बता भी रहे हैं या बताते हैं कि अर्नेट है जो, उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर याद रखना दोस्तों एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। अर्नेट का पूरा नाम एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। अब आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्नेट कब बना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि आप अर्नेट को और देखें अच्छे से और पढ़ें दोस्तों। बताइए अर्नेट का पूरा नाम एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ऑप्शन है इसका राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रम यानी ट्रम या वर्ड दोस्तों, द ट्रम या वर्ड हाइपर टेक्स्ट, कौन सा वर्ड है, ये ट्रम है हाइपर टेक्स्ट, वाज कॉइंड बाई, कि किसके द्वारा दिया गया था हाइपर टेक्स्ट शब्द। टेड नेल्सन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी MC केथ, ऑप्शन सी जॉन ब्राउन, या ऑप्शन डी वेनेवार बुश। तो दोस्तों बताइए कि हाइपर टेक्स्ट जो है आपके दोस्तों ICT पूरा सिलेबस में ICT आपके है, तो ICT का ये क्वेश्चन है हाइपर टेक्स्ट। इंटरनेट के अंदर आप पढ़ोगे दोस्तों, इंटरनेट टॉपिक है, इंटरनेट टॉपिक के अंदर हाइपर टेक्स्ट आएगा, HTTP आएगा दोस्तों, HTML आएगा, WW आएगा, ईमेल आएगा, प्रोटोकॉल्स आएंगे दोस्तों, ये सभी हैं। तो उनमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखो कि टर्म हाइपर टेक्स्ट वाज कॉइंड बाय, बताइए हाइपर टेक्स्ट शब्द किसने दिया दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, टेड नेल्सन। क्या होगा, टेड नेल्सन की हाइपर टेक्स्ट शब्द टेड नेल्सन ने दिया था। क्लियर दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनिशिएटेड इन, कि आंध्र प्रदेश का पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम है जो एक्ट है वो कब पारित हुआ या कब बना दोस्तों। तो बताइए कब बना। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनकेक्टेड बाय या इनकेक्टेड इन दोस्तों कब, 1960 या 1948, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1955, या ऑप्शन डी 1968। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जनरली क्या है, आपको जितने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है उनको क्रम वाइज सीक्वेंस से एक बार अच्छे से रीड करके जाना ही जाना है, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स दोस्तों, रेफरेंस सर्विसेज एंड सोर्सेज, ठीक है, इनसे क्या क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। तो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को एक बार अच्छे से रीड करके आप जाओगे दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब दोस्तों पारित हुआ या कब बना, 1960, और दूसरा ही था ये, पहला तो मद्रास हो गया 1948 में और दूसरा
1960 में आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों एक्ट पारित हुआ या एक्ट बना कब? 1960 1960। तो राइट आंसर या राइट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? 1960 दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वर्ड ऑफ लर्निंग इज ए, कि वर्ड ऑफ लर्निंग है वो क्या है? एक क्या है वो वर्ड ऑफ लर्निंग इज ए? तो वर्ड ऑफ लर्निंग दोस्तों क्या बिब्लियोग्राफी है, क्या डायरेक्टरी है, क्या ऑप्शन सी डिक्शनरी है, या ऑप्शन डी एनुअल रिपोर्ट है? तो बताइए दोस्तों वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है? सीखने की दुनिया, हिंदी में क्या बोलेंगे? सीखने की दुनिया एक है, बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची, डायरेक्टरी यानी निर्देशिका, डिक्शनरी यानी शब्दकोश, एनुअल रिपोर्ट यानी दोस्तों वार्षिक प्रतिवेदन। तो बताइए क्या होगा? तो वर्ड ऑफ लर्निंग या लर्निंग आ जाए दोस्तों तो याद रखना वो आंसर उसका राइट ऑप्शन या राइट आंसर उसका क्या होगा? डायरेक्टरी। क्या होगा दोस्तों? डायरेक्टरी। तो वर्ड ऑफ लर्निंग इज ए डायरेक्टरी, वर्ड ऑफ लर्निंग इज ए डायरेक्टरी। क्या होगा? वर्ड ऑफ लर्निंग डायरेक्टरी होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंट्री ऑफ डॉक्यूमेंट्स एट द एक्सेशन रजिस्टर इज डन सिक्वेंसली बाई, कि जो एक्सेशन रजिस्टर में कोई भी डॉक्यूमेंट दोस्तों जनरली क्या है, बुक्स जो हम बुक्स पढ़ते हैं ना लाइब्रेरी की भाषा में जनरली डॉक्यूमेंट्स उसे बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कोई भी बुक है उसका जब एक्सेशन रजिस्टर, आपको पता है एक्सेशन रजिस्टर अधिग्रहण पंजिका, उसमें कुछ भी लिखते हैं तो सीक्वेंस क्या रहता है एक्सेशन रजिस्टर में कोई भी डॉक्यूमेंट को लिखने का? तो वो सीक्वेंस कैसे रहेगा? ऑप्शन ए डेट ऑफ रिसीविंग एट द लाइब्रेरी, ऑप्शन बी बिल नंबर, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन नंबर, या ऑप्शन डी नेम ऑफ द पब्लिशर। हिंदी में समझने की कोशिश करना दोस्तों। परिग्रहण पंजिका में प्रलेखों की प्रविष्टि निम्नलिखित के क्रमानुसार की जाती है, कि एक्सेशन रजिस्टर में किस तरह लिखेंगे एक परिग्रहण पंजिका में प्रलेख या डॉक्यूमेंट या बुक कोई भी, पुस्तकालय में प्राप्ति तिथि के अनुसार कि बुक कब प्राप्त हुई उसके अनुसार, या बिल संख्या के अनुसार, या वर्ग संख्या के अनुसार, या प्रकाशक के नाम के अनुसार। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? डेट ऑफ रिसीविंग एट द लाइब्रेरी, या बिल नंबर, या क्लासिफिकेशन नंबर, या नेम ऑफ द पब्लिशर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा? याद रखना एक्सेशन रजिस्टर के अंदर हमेशा एंट्री सबसे पहले करेंगे, और वो कब करेंगे, किस अनुसार करेंगे, किस सीक्वेंस से करेंगे, तो वो याद रखना डेट ऑफ रिसीविंग एट द लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी में कब बुक प्राप्त हुई, कब वो डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ, उस दिन यानी आज प्राप्त हुआ है तो आज की तारीख के अनुसार ही लिख देंगे दोस्तों। क्लियर। यह था हमारा 7वां क्वेश्चन जिसका राइट आंसर क्या होगा? डेट ऑफ रिसीविंग एट द लाइब्रेरी। और ये किसका सीक्वेंस पूछा है? एक्सेशन रजिस्टर दोस्तों, याद रखना क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कि वर्क्स ऑफ अननाउन ऑथरशिप आर कोल्ड, वर्क्स ऑफ अननाउन ऑथरशिप आर कोल्ड। तो दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें कि जिनका कोई गुमनाम जो लेखक होता है उसको उस कार्य को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए एनोनिमस वर्क, ऑप्शन बी स्यूडोनियम वर्क, ऑप्शन ई सोनोक्रम, ऑप्शन सी सिनोनिमस वर्क्स, या ऑप्शन डी फिक्शन वर्क्स। तो हिंदी में समझने की क्या कोशिश करेंगे तो क्या होगा दोस्तों इसका, कि अज्ञात लेखक कृतियों को कहा जाता है, कि जिन कृति या जो बुक लिखी गई है और उस लेखक का हमें नहीं पता है कि इस बुक का लेखक कौन है, तो उस कृति को या उस बुक को क्या नाम, कौन सा कार्य कहेंगे दोस्तों? गुमनाम कहेंगे, कृत्रिम नाम कहेंगे, समानार्थ कृति कहेंगे, या उपन्यास कृति कहेंगे? तो दोस्तों जिस तरह हिंदी में आपको देखो साफ साफ पता लग रहा है गुमनाम, यानी जिसका हमें नाम ही नहीं पता, तो उसको गुमनाम को क्या बोलते हैं? एनोनिमस वर्क। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा कि एनोनिमस वर्क ऑफ अननाउन ऑथरशिप। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, सिटेशन इज द ऑनलाइन होस्ट सर्विसेज ऑफ, सिटेशन इज द ऑनलाइन होस्ट सर्विस ऑफ, कि एक ये ऑनलाइन होस्ट सर्विस है लेकिन किसकी है? ऑफ किसकी? तो याद रखना दोस्तों साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है? ऑप्शन ए सोसाइटी फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन बी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड।
तो बताइए दोस्तों साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना साइटेशन है जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की एक ऑनलाइन होस्ट सर्विस है। क्या साइटेशन, क्या साइटेशन दोस्तों, क्लियर? ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग आप सोच सकते हैं कि पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन है, और सिलेबस को वाइडली आपका बताया गया है, आईसीटी भी दिया गया है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को भी दिया गया है, सब मतलब एक तरह से जनरल लाइब्रेरी जो है उसका हर एक पहलू या हर एक टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की दोस्तों, क्योंकि वही क्वेश्चन लगभग रिपीटेड, ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये भी अंदाज़ा रहेगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन, CCF वाज डेवलप्ड बाय। CCF का पूरा नाम है दोस्तों कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ये कॉमन जो कम्युनिकेशन फॉर्मेट है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये हमें पूछा है। ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी फिड और ऑप्शन डी एलसी। तो आप बताओगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है कि कॉमन जो कम्युनिकेशन फॉर्मेट है उसको डेवलप किसने किया था? इफ्ला ने किया था, ये यूनेस्को ने, या फिड ने, या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने, एलसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने? तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों जो CCF है ना, CCF को किया था डेवलप्ड यूनेस्को ने। किसने किया था? यूनेस्को ने CCF को डेवलप किया था, जिसका पूरा नाम है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट क्या है दोस्तों पूरा नाम? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूयॉर्क सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? आपको पता था कि मैंने कल की क्लास में सीरियल कंट्रोल आपको एक्सप्लेन किया था कि सीरियल कंट्रोल क्या होता है, और पत्रिका प्रबंधन यानी सीरियल कंट्रोल की विधियां, मेथड बने हुए हैं, जिनमें मैंने मेथड बताए थे न्यूयॉर्क मेथड, ब्राउन चार्जिंग प्रणाली, इसके अलावा दोस्तों आपको बताया था कार्डेक्स मेथड। इस तरह से दोस्तों कुछ मेथड्स हैं जो मेथड आपके पूछे जाते हैं, उनमें न्यूयॉर्क और ब्राउन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसी तरह पूछा है कि जो सर्कुलेशन में काम में आता है न्यूयॉर्क सिस्टम जो पद्धति, वो सबसे पहले किस देश में शुरू की गई? वाज फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी USA। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना कि सबसे पहले न्यूयॉर्क सिस्टम है, न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क याद रखोगे, और ये प्रणाली सबसे पहले USA में स्टार्ट की गई थी। किस देश में? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शुरू की गई थी दोस्तों। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या था? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग मेंटेन्ड बाय, कि जो इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है उसका मेंटेनेंस का कार्य कौन करता है दोस्तों? इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी का। ऑप्शन ए ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना, ऑप्शन बी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन दोस्तों। तो बताना चाहूँगा कि इंटरनेट पब्लिक जो लाइब्रेरी है ना दोस्तों, उसका मेंटेनेंस का बाई किसके द्वारा होता है? ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा? ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के द्वारा दोस्तों। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी है उनका भी पूछा गया है, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी का भी पूछ लिया गया दोस्तों, और किस मंत्रालय किस मिनिस्ट्री के भी दिन आती है ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप थोड़ा डीपली पढ़ने का प्रयास करना दोस्तों, कि अब कम्पिटिटिव ऐसे नहीं है कि अब कैंडिडेट्स कम है या कम है, अब दोस्तों इस फील्ड में भी, अपने फील्ड में भी, प्रोफेशन में भी काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई है दोस्तों। स्टूडेंट काफ़ी हैं, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी सीट है उनके तो बहुत मल्टीप्लाई कितना भी कर दो, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको तैयारी थोड़ी सी दोस्तों स्मार्टली करनी पड़ेगी। आप हालांकि सबसे बढ़िया मेथड यही रहने वाला है कि प्रीवियस ईयर पेपर की मॉक टेस्ट प्रैक्टिस है जो आप अच्छे से करें दोस्तों। क्लियर? और हमारे द्वारा जो भी दोस्तों प्रयास हो रहा है वो आपके लिए किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इनकुने बोला आर द बुक्स प्रिंटेड बिफोर, इस वर्ड को याद रखना है दोस्तों।
ये बुक्स प्रिंटेड का था इनक्लूबुला, ये कब किससे पहले ये प्रकाशित होते थे? देखो कि इनकुनेबुला जो है पुस्तकें पहले मुद्रित है, कि किस ईस्वी से पहले तक की मुद्रित पुस्तकें जो है उनको इनकुनेबुला बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वो विधियां या वो कौन सी है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो याद रखना कि इनकुनेबुला, तो आप बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या इसका 1400 एडी होगा, 1000 एडी, 1500 एडी या 1200 एडी? तो जहाँ तक दोस्तों आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की थी इस एग्ज़ाम की, उसमें इसका आंसर था 1500 एडी। क्या था इनकुनेबुला? 1500 एडी से पहले की पुस्तकों को कहा जाता था दोस्तों। क्लियर? इनकुनेबुला 1500 एडी, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1500 एडी दोस्तों। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एंड्रयू कार्नेगी? हु वाज एंड्रयू कार्नेगी? ये व्यक्ति हैं दोस्तों कि एंड्रयू कार्नेगी है वो कौन थे या कौन था? ऑप्शन ए टीचर इन लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन बी लाइब्रेरियन, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट या ऑप्शन डी फिलेंथ्रोपिस्ट। तो दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी, ये हमारी LIS MCQ सीरीज आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उसमें 11 से 12 क्लासेज भी हैं, जिनमें 11-12 क्लासेज में आपके कम से कम 700-800 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो उसमें एंड्रयू कार्नेगी कौन थे ये हमने दोस्तों किया था। एंड्रयू कार्नेगी एक कौन थे? तो याद रखना एंड्रयू कार्नेगी एक फिलेंथ्रोपिस्ट थे, यानी परोपकारी थे, परोपकारी, जिन्होंने क्या है पुस्तकालय बिल्डिंग के लिए, भवन के लिए दोस्तों वित्त दिया था, सहयोग किया था दोस्तों। क्लियर? एंड्रयू कार्नेगी एक परोपकारी हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं दोस्तों। क्लियर? पता लग गया एंड्रयू कार्नेगी कौन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह देखो दोस्तों साफ साफ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है बार कोड, देख लेना आपके सिलेबस में बार कोड साफ साफ लिखा हुआ है। तो बार कोड लेबल्स आर यूज्ड इन द, हालांकि जो भी बिहार लाइब्रेरियन है, NTA DU लाइब्रेरियन है, पंजाब लाइब्रेरियन है, ये क्लासेस तो दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी क्या है, आप जिस एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, यानी उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उसको ही बेस मान के अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। तो बार कोड लेबल्स आर यूज्ड इन द, कि जो बार कोड लेबल होता है ना, वो किस में यूज़ किया जाता है? ये सभी सिस्टम्स दिए गए हैं, इन सिस्टम में से बताना है कि किस सिस्टम में यूज़ किया जाता है। सिस्टम समझो या सेक्शन समझ सकते हो दोस्तों। जो लाइब्रेरी में सेक्शंस होते हैं, पहला सर्कुलेशन सेक्शन, एक्वेशन सिस्टम, कैटलॉगिंग सिस्टम या पीरियोडिकल कंट्रोल सिस्टम। पीरियोडिकल यानी दोस्तों जनरल, सीरियल। तो किस में बार कोड लेबल्स का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना बार कोड लेबल का प्रयोग दोस्तों सर्कुलेशन सिस्टम में किया जाता है। किस में किया जाता है? सर्कुलेशन सिस्टम में। सर्कुलेशन सिस्टम के लिए एक दोस्तों मेथड भी है RFID, उसमें बार कोड लेबल का यूज किया जाता है। तो RFID की फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ये आपके लिए क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? सर्कुलेशन सिस्टम। बार कोड लेबल्स का यूज किसमें? सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेशन सेक्शन के अंदर किया जाता है, यानी संचलन या परिसंचलन प्रणाली के अंदर। अगला क्वेश्चन, द जनरल इमेज फाइल फॉर्मेट्स आर। तो दोस्तों कंप्यूटर दिया गया है, फाइल फॉर्मेट्स दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। कभी पूछ लिया जाता है कि जनरल वीडियो फाइल फॉर्मेट, कभी ऑडियो फाइल फॉर्मेट। अब ये क्वेश्चन है इमेज फाइल फॉर्मेट, कि कौन से इनमें से इमेज के फाइल फॉर्मेट है। जैसे आप कोई इमेज के खींचते हो तो लिखा होता है ना डॉट कुछ ना कुछ लास्ट में, डॉट कुछ ना कुछ लास्ट में, तो वो कुछ ना कुछ है ना, वो फॉर्मेट्स होते हैं दोस्तों। और वो फॉर्मेट इनमें से इमेज के फॉर्मेट कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। तो जिस तरह ऑप्शन देखो दोस्तों, टिफ, TIFF, तो TIFF दोस्तों इमेज फाइल का फॉर्मेट है। ऑप्शन बी JPEG, ये भी है दोस्तों, JPG फाइल आप बोलते होंगे। और एक PNG, ये भी है दोस्तों। लेकिन MPEG है ना दोस्तों, ये इमेज फाइल फॉर्मेट ना होकर क्या है, वीडियो फाइल फॉर्मेट है। यानी A B और D क्या है? जनरल इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो A B और D दोस्तों किस में दिया गया, कौन से ऑप्शन में दिया गया? देखो ध्यान से, A B और D इसमें नहीं है, A B और D इसमें भी नहीं है, A B D किस में है? ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C यानी JPEG हो जाएगा फाइल फॉर्मेट, टिफ हो जाएगा फाइल फॉर्मेट, और PNG हो जाएगा इमेज फाइल का फॉर्मेट दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर C इसका क्या होगा?
राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए नेटवर्क अनसिक्योर्ड, कि नेटवर्क को कौन है इनमें से जो अनसिक्योर्ड करता है, असुरक्षित करता है नेटवर्क को दोस्तों। तो इंटरनेट के अंदर आ गया आपका आईसीटी का ये आ गया क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए नेटवर्क अनसिक्योर्ड, ऑप्शन ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन बी स्टैटिक कीज, ऑप्शन सी पासवर्ड कैप्चर, या ऑप्शन डी इंक्रिप्शन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कि नेटवर्क है उसको अनसिक्योर्ड करता है। नेटवर्क से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका जो वाईफाई लगा हुआ है तो वाईफाई कब अनसिक्योर्ड होगा, तो उससे आपका आंसर मिल जाएगा आपको दोस्तों। तो याद रखना कि अनसिक्योर्ड नेटवर्क कब होगा, पासवर्ड कैप्चर। किससे, पासवर्ड कैप्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पासवर्ड कैप्चर है जो नेटवर्क को असुरक्षित करता है दोस्तों, पासवर्ड कैप्चर। जब पासवर्ड ही पता लग जाएंगे तो नेटवर्क तो जुड़ ही पाएंगे हम, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हु गिव फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस। कल बताया था दोस्तों रेडी और लॉन्ग दोनों मैंने, तो बताना है आपको कि हु गिव फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस, सबसे पहले अवधारणा रेडी रेफरेंस सर्विस की किसने दी। ऑप्शन नंबर ए रंगनाथन, ऑप्शन बी एम हचिंस, अगला ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एम विंटेल, और ऑप्शन डी लॉइस सोर्सेज। ये देखो कि तत्काल संदर्भ सेवा क्या है, कि तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना का सर्वप्रथम तत्काल, देखो दोस्तों सॉरी ध्यान से अब देखें, कि तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना का सर्वप्रथम किसने बनाई। ऑप्शन ए रंगनाथन, एम हुटचिंस, ऑप्शन सी एम विंटेल, या ऑप्शन डी लुइस सोर्सेज दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना रेडी आ जाए तो क्या करोगे, SR रंगनाथन जी ने सर्वप्रथम रेडी रेफरेंस सर्विस का कंसेप्ट दिया था दोस्तों। सर्वप्रथम किसने बताई, डॉक्टर रंगनाथन जी, जो क्या है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर, कि जो आर्टिकल दोस्तों पीएचडी वगैरह करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको आर्टिकल पब्लिश करवाने पड़ते हैं, रिसर्च रिपोर्ट भी बोलते हैं जिसको। तो वो रिसर्च जर्नल हैं जिनको आर्टिकल पब्लिश करवाना पड़ता है, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, कौन से इंफॉर्मेशन सोर्सेज के टाइप्स होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, रेफरेंस होते हैं, टेरिटरी होते हैं। ऑप्शन ए सेकेंडरी सोर्सेज, ऑप्शन बी प्राइमरी सोर्सेज, ऑप्शन सी रेफरेंस सोर्सेज, और ऑप्शन डी टेरिटरी सोर्सेज। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। हालांकि कल मैंने अच्छे से आपको कि कौन से प्राइमरी में आएंगे, कौन से सेकेंडरी में आएंगे, कौन से टेरिटरी में आएंगे, ये सभी बताया भी था। कि जो नई जानकारी होती है बिल्कुल वही तो रिसर्च है दोस्तों, शोध है, कहीं से भी नहीं किया, खुद ने रिसर्च किया है, शोध किया है, तो वो नए हैं बिल्कुल, तो वो दोस्तों क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज। तो रिसर्च से रिलेटेड चाहे सिनॉप्सिस आ जाए, रिसर्च जर्नल आ जाए, आर्टिकल आ जाए, थीसिस आ जाए दोस्तों, ये सभी क्या होंगे, प्राइमरी सोर्सेज के ही एग्जाम्पल्स हैं। किसके, प्राइमरी सोर्सेज या प्राथमिक स्रोत के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द 3 कार्ड सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन द लाइब्रेरीज फॉर, कि जो 3 कार्ड सिस्टम प्रणाली है वो मेनली किसके लिए यूज की जाती है लाइब्रेरी के अंदर। ऑप्शन ए एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ पीरियोडिकल्स, ऑप्शन बी बुक सिलेक्शन, ऑप्शन सी सीरियल सिलेक्शन, या ऑप्शन डी सर्कुलेशन ऑफ बुक्स। तो बताइए दोस्तों किसके लिए प्रयोग में की जाती है 3 कार्ड सिस्टम। हालांकि 3 कार्ड सिस्टम को किसने बनाया था, डॉक्टर रंगनाथन जी ने बनाया था। 3 कार्ड सिस्टम को क्यों बनाया था और इसका लाइब्रेरी के अंदर यूज कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो बताना चाहूँगा इसका यूज किया जाता है आपका एक्विजिशन के लिए तो किया जाता है, अधिग्रहण के लिए, एंड कंट्रोल ऑफ पीरियोडिकल यानी सीरियल कंट्रोल के भी किया जाता है, पत्रिका प्रबंधन के लिए भी किया जाता है, अधिग्रहण के लिए भी किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग, 3 कार्ड सिस्टम का, जिसमें 3 पत्रक होते हैं, 3 कार्ड होते हैं, और इस विधि या इस सिस्टम को किसने बनाया था, डॉक्टर रंगनाथन जी ने बनाया था दोस्तों। क्लियर। अब वो 3 कार्ड कौन कौन से, उनके नाम दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्सेज, कि कौन सा है इनमें से ऑप्शन में से जो सेकेंडरी सोर्सेज का एग्जांपल नहीं है, यानी सेकेंडरी सोर्सेज वो नहीं है। ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए बिबिलियोग्राफी ऑफ बिबिलियोग्राफीज, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्टिंग, ऑप्शन सी बिबिलियोग्राफी, और ऑप्शन डी दोस्तों इंडेक्स।
तो दोस्तों इंफॉर्मेशन सोर्सेज को मैंने बताया था कि प्राइमरी के याद रह जाएंगे, बिल्कुल नई जानकारी होते हैं वो, ठीक है। और टेरिटरी के 4 या 5 है, ये आपको एग्जांपल याद रखनी है तो वो याद भी रख सकते हो। फिर जो भी पीछे रहता है वो सेकेंडरी सोर्सेज होता है, ठीक है। तो अब सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो सेकेंडरी सोर्सेज के ही एग्जांपल कौन कौन से हैं। सेकेंडरी सोर्सेज का एग्जांपल दोस्तों एब्स्ट्रैक्टिंग होता है, बिबिलियोग्राफी होता है और इंडेक्स भी होता है। लेकिन कौन सा नहीं है, बिबिलियोग्राफी ऑफ बिबिलियोग्राफी, यानी ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची। यह दोस्तों क्या होता है, यह टेरिटरी सोर्सेज का उदाहरण है। किसका, टेरिटरी सोर्सेज का उदाहरण क्या है, बिबिलियोग्राफी ऑफ बिबिलियोग्राफीज। क्लियर दोस्तों, सेकेंडरी के 3 एग्जांपल साथ साथ में हो गए और टेरिटरी का भी हमें पता चल गया कौन सा होता है, बिबिलियोग्राफी ऑफ बिबिलियोग्राफी। तो ऐसे आता है ना कि ऐसे भी पूछ लिया जाता है कौन सा है कौन सा नहीं है, फॉलोइंग इज नॉट, फॉलोइंग इज ए। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जो क्वेश्चन हैं उनको समझना है। भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर दे दोगे, तो दोस्तों उसके लिए इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को ज़रूर रीड करना, ठीक है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकॉल एंड प्रिसिशन रेशियो आर यूज्ड इन द इवोल्यूशन ऑफ। कि जो रिकॉल एंड प्रिसिशन रेशियो है, अनुपात है, वो यूज किसमें, किसके मूल्यांकन, किसके इवोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन बी है बिबिलियोग्राफिकल सर्विस, ऑप्शन सी है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस यानी डीडीएस, और दोस्तों ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ऑप्शन डी क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो बताइए कि रिकॉल एंड प्रिसिशन रेशियो आर किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए यूज में लिए जाते हैं दोस्तों। तो हिंदी में भी पढ़ना चाहो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो दोस्तों, हिंदी में पढ़ सकते हो आप कि किसके मूल्यांकन हेतु रिकॉल एवं प्रिसिशन अनुपातों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए संदर्भ सेवा, ऑप्शन बी व्यंग्यनमानात्मक सेवा, ऑप्शन सी प्रलेख प्रदान सेवा और ऑप्शन डी सूचना पुनः प्राप्ति। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। रिकॉल एंड प्रिसिशन रेशो जो है वो किसके एवोल्यूशन के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, यानी सूचना पुनः प्राप्ति के लिए रिकॉल एंड प्रिसिशन रेशो का यूज किया जाता है इवोल्यूशन में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिड इज एस्टैब्लिश्ड इन। फिड दोस्तों लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में है आपकी यूनिट ए में, तो वहाँ फिड पढ़ा था। फिड के ऊपर पूरी डिटेल से वीडियो भी बना हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर। फिर भी क्वेश्चन क्या है कि फिड इज एस्टैब्लिश्ड इन, तो आप बताइए फिड की स्थापना कब हुई थी, फिड की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 1920। तो बताइए दोस्तों फिड की स्थापना कब हुई थी। तो फिड की स्थापना कब हुई, तो फिड की स्थापना किसके प्रयासों से हुई और फिड का मुख्यालय कहाँ है या कहाँ था, ये भी दोस्तों आप बताइए। तो फिड की स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1895 के अंदर। कब हुई थी, 1895 के अंदर। अब फिड के बारे में डिटेल से कुछ और भी पढ़ना है आपको तो क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की, वहां जाकर क्लास आप लगा सकते हैं दोस्तों बिल्कुल फ्री। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच इज द इनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस। की इनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस इनमें से बताना है आपको। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सूचना सेवा का अंत्य आवश्यक दृष्टिकोण कौन सा है, कि आवश्यक पूरा अति आवश्यक दोस्तों एक्सेप्टेड, ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए सूचना का संचार, ऑप्शन बी सूचना की पुनः प्राप्ति, ऑप्शन सी सूचना का भंडारण और ऑप्शन डी सूचना का संग्रह है। तो बताइए दोस्तों क्या होता है सूचना सेवा का अति आवश्यक दृष्टिकोण। तो दोस्तों सूचना, जैसे मुझे कोई सूचना चाहिए वो सूचना मेरे तक दोस्तों सही तरीके से आ जानी चाहिए।
तो वो कैसे आती है? संप्रेषण से, कम्युनिकेशन से, यानी संचार से। अब मैं आपको कोई सूचना दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर ये सूचना आपके पास सही तरीके से या सही नहीं पहुँच रही है तो दोस्तों दिक्कत है, ये अति आवश्यक तो दृष्टिकोण नहीं होगा। ठीक है, हाँ ऐसे कह सकते हैं कि वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम दोस्तों आप हेडफोन ईयरफोन यूज़ करोगे तो आप वॉल्यूम अच्छे से सुन पाओगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सूचना का संचार। ऑप्शन ए क्या होगा? सूचना का संचार, यानी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन, A classification divided to arrange books or library material by subject या forms या both या by any recognizable logic order is called. Option A knowledge classification, option B combination of knowledge and book classification, option C book classification या option C contents classification। यानी ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों, विषय और दोनों, अथवा अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री का संयोजन किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? बताइए, उसे क्या बोला जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं दोस्तों, जो फॉर्म के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर मटेरियल को बांटा है, दोनों तरीकों से बांटा है, लॉजिक ऑर्डर में बांटा है, तो उसे बोलते हैं बुक क्लासिफिकेशन। बुक, पुस्तक वर्गीकरण, क्या बोला जाएगा? बुक क्लासिफिकेशन। तो 25 जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका बुक क्लासिफिकेशन। तो याद रखना इसका राइट आंसर बुक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज ई प्रिंट्स? व्हाट इज ई प्रिंट्स, यानी ई प्रिंट्स क्या है? बताइए कि ई प्रिंट्स है जो वो क्या है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए जनरल, ऑप्शन बी ए रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी डाटाबेस ऑफ प्रिंटेड स्टैटिस्टिक्स और ऑप्शन डी एन ऑनलाइन कैटलॉग। ई प्रिंट्स है जो क्या है दोस्तों? एक जनरल है या एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, एक डाटाबेस है या एक ऑनलाइन कैटलॉग है? तो क्या होगा दोस्तों, बताइए ई प्रिंट्स क्या है? ई प्रिंट्स क्या है? तो बताना चाहूँगा इसका राइट आंसर दोस्तों आपको, ई प्रिंट्स है एक प्रकार का रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। ए रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है कौन? ई प्रिंट्स। कौन? ई प्रिंट्स एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है दोस्तों, याद रखना, और सॉफ्टवेयर हमारे सिलेबस के अंदर भी है दोस्तों। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म लिटरेरी वारंट फॉर बुक क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कि जो टर्म है लाइब्रेरी वारंट, ये टर्म दी गई थी बुक क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन किसके द्वारा दी गई थी? इंट्रोड्यूस किसने किया था इसको? ऑप्शन ए है WC बेरविक सैयर, ऑप्शन बी जेम्स डफ ब्राउन, ऑप्शन सी हेनरी इविलियन ब्लिस या ऑप्शन डी रिदमम हल्मे, WH हुल्मे। तो बताइए दोस्तों, लिटरेरी वारंट जो टर्म है वो किसने बुक क्लासिफिकेशन के लिए किसने इंट्रोड्यूस्ड की थी? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सारे लाइब्रेरी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी WH हुल्मे या विंदम हुल्मे दोस्तों, शॉर्ट में इसको बोला जाता है WH हुल्मे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन, इफ समवन आस्क्स अबाउट एड्रेस ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज देन इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ, कि कोई पूछता है इंजीनियरिंग कॉलेज का पता, तो ये किस कैटेगरी या किस सर्विसेज में आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस यानी SDI, ऑप्शन बी करंट अवेयरनेस सर्विस यानी CAS और ऑप्शन सी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस और ऑप्शन डी रेडी रेफरेंस सर्विस। तो बताइए दोस्तों, जब इंजीनियरिंग कॉलेज का ही पता पूछना है ये, तो किस प्रकार की इनमें से सर्विस होगी? तो दोस्तों, जब इंजीनियरिंग कॉलेज का आपको पता ही है तो आप हाथों हाथ बता सकते हैं, यानी आप तत्काल रूप से, त्वरित रूप से बता सकते हैं। तो वो त्वरित रूप से बताना और कम से कम टाइम लगना, वो कौन सी रेफरेंस सर्विस हमने पढ़ी थी दोस्तों? वो रेफरेंस सर्विस हमने पढ़ी थी
रेडी रेफरेंस सर्विस। क्या? रेडी रेफरेंस सर्विस। तो इसी जगह क्वेश्चन चेंज करके पूछ लिया जाता है कि नर्सिंग कॉलेज का पता पूछना हो, आयुर्वेदिक कॉलेज का पता पूछना हो, इस कोई कॉलेज का नाम दे दे कि इस कॉलेज का पता पूछना हो, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो याद रखना रेडी रेफरेंस सर्विस दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जनरल फाइनेंशियल अकाउंट्स रूल्स यानी GFR 2005 यानी 2005, लॉस ऑफ हाउ मेनी वॉल्यूम्स पर 1000 वॉल्यूम्स इशूड कंसल्ट इन ए ईयर कंसिडर्ड एज रीजनेबल। सीधी सी क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि जब कोई लाइब्रेरी है, एक वर्ष में कितनी किताबें हो ही जाती है दोस्तों, गुम हो जाती है, फट जाती है या नहीं मिलती है, तो लाजमी कितनी किताबें हैं कि हाँ इतनी किताबें वॉल्यूम अगर हो जाती है हज़ारों के अंदर तो कोई फ़र्क या रीज़नेबल होता है ये। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है दोस्तों 3। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखना 5 पुस्तकें रीजनेबल होती है, 5 क्या? 5 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर? क्या होगा राइट आंसर? 5। अगला क्वेश्चन, व्हेन द लास्ट प्रिंट वर्जन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका वाज पब्लिश्ड। तो दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, अच्छे से रीड कर लेना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो व्हेन द लास्ट प्रिंट वर्जन, किस मुद्रित जो लिखा प्रिंटेड फॉर्म में था वर्जन इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका का दोस्तों, वो कब प्रकाशित हुआ था? अंतिम प्रिंट वर्जन। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2009 और दोस्तों आगे देखो ऑप्शन हमारा सी 2010 या ऑप्शन डी 2011। यानी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। ऑप्शन ए दोस्तों 2012, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2010 या ऑप्शन डी 2011। तो बताइए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का लास्ट प्रिंटेड फॉर्म में एडिशन जो था वो प्रकाशित कब हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताना चाहूँगा दोस्तों, जो अंतिम मुद्रित संस्करण था वो था 2010 का जो प्रकाशित हुआ था। लेकिन कुछ के क्या रहता है, ये रहता है कि एक तो 2010 पढ़ते हैं, कई जगह 2012 पढ़ते हैं। तो इसको बताना चाहूँगा दोस्तों, अंतिम मुद्रित संस्करण प्रकाशित यानी कब प्रिंट हुआ था, वो तो हुआ था 2010 में, लेकिन फिर उसके बाद कभी प्रिंट नहीं करेंगे यानी प्रकाशन बिल्कुल ही बंद ही कर दिया गया, वो था दोस्तों 2012। यानी 2012 में घोषणा होगी कि अब कोई प्रकाशन नहीं होगा, प्रकाशित मुद्रित रूप में नहीं होगी, तो वो था 2012। और ये क्या है 2010। प्रकाशन कब हुआ तो 2010, प्रकाशन कब बंद हुआ तो 2012। ये याद रखना दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द हेड ऑफिस ऑफ आइजलिक लोकेटेड एट, कि आइजलिक का हेड ऑफिस यानी हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है? आइजलिक दोस्तों जिसकी स्थापना 1995 में हुई और स्पेशल लाइब्रेरी के लिए कार्य करता है, तो इसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी चेन्नई। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आइजलिक का मुख्यालय या कार्यालय कहाँ है दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर एल्मनांसेज? एल्मनांस होता है दोस्तों पंचांग। क्या होता है? पंचांग। ठीक है, ये किस प्रकार का इंफॉर्मेशन सोर्सेज है दोस्तों, बताना है। ऑप्शन ए है डायरेक्टरी, ऑप्शन बी बिबिलियोग्राफीज, ऑप्शन सी डिक्शनरी और ऑप्शन डी रेडी रेफरेंस। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, कि पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है? निर्देशिका है, ग्रंथपरक है, शब्दकोश है या त्वरित संदर्भ है? तो दोस्तों पंचांग यानी एल्मनास जो भविष्य की फ्यूचर की जानकारी पहले ही रखता है, तो वो एक प्रकार से तुरंत प्रभाव से हमें जानकारी उपलब्ध हो ही जाती है कि
कि कोई भी ग्रहण आता है, कब लगेगा ग्रहण दोस्तों, वो पहले ही एल्मनास में दिया गया होता है, तो यानी वो रेडी रेफरेंस होता है। क्या होता है? रेडी होता है, रेडी रेफरेंस होता है, यानी त्वरित संदर्भ होता है। तो एल्मनास किस प्रकार का सूचना स्रोत है? रेडी रेफरेंस सूचना इंफॉर्मेशन सोर्सेज है दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्स शेयरिंग इज ए पार्ट ऑफ। रिसोर्स शेयरिंग किसका एक भाग है? रिसोर्स शेयरिंग दोस्तों संसाधन सहभागिता हमने पढ़ा था, जो वर्तमान प्रेजेंट नाम है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी कोऑपरेशन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग और ऑप्शन डी लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन दोस्तों करवाया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए 33 जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या होगा? एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जो है ना ये रिसोर्स शेयरिंग, इसको बोलते हैं संसाधन सहभागिता। क्या बोलेंगे? संसाधन सहभागिता। और जो इसका पहले नाम था उसको बोलते थे सहयोग, पुस्तकालय सहयोग, पुस्तकालय सहयोग। तो पुस्तकालय सहयोग बोला जाता है दोस्तों हमारे लाइब्रेरी कोऑपरेशन को। और अभी इसी को वर्तमान या नया नाम है ना जो इसी का, वो है रिसोर्स शेयरिंग। तो रिसोर्स शेयरिंग इनमें से किसका पार्ट है दोस्तों? लाइब्रेरी कोऑपरेशन यानी पुस्तकालय सहयोग का एक पार्ट है दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि विच लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंसेज एज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर रंगनाथन कवर्ड द वर्ड्स चिल्ड्रन, ब्लाइंड्स एंड द crippled artisan, neoliterates, farmers, factory workers and many more under the ambience of public library service। दोस्तों जो पहली के अलावा सेकंड क्लास रही थी हमारी लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। मैंने कहा था प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसका आंसर उस टाइम आपने दोस्तों क्या दिया था, वही इसका आंसर होगा। बताइए कौन सा लॉ है? Which law of the library science as initiated by Dr. Ranganathan covered the words children, blinds and the crippled artisan, neoliterates, farmers, factory workers and many more under the ambience of public library service? Option A fifth law, option B second law, option C fourth law, option D first law। तो बताइए दोस्तों 34 का आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका था सेकंड लॉ। क्या था? सेकंड लॉ यानी द्वितीय नियम, द्वितीय नियम दोस्तों, द्वितीय नियम इसका सही उत्तर या आंसर था। हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोले हैं कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिहीनों एवं अक्षमों, कारीगरों, नवसाक्षरों, किसानों, मिल मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय परिधि में लगता है? तो वो है दोस्तों हमारा द्वितीय नियम या सेकंड लॉ। कौन सा? सेकंड लॉ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिजाइन्ड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज डिजाइन्ड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण या संचार के मॉडल। ठीक है। ऑप्शन ए रंगनाथन एंड नीलमेगन, ऑप्शन बी ब्लैक एंड माउंटेन, ऑप्शन सी लॉसवेल एंड गार्बनर या गार्बर, ऑप्शन डी सेनन एंड वीवर। यानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए? ऑप्शन ए रंगनाथन एंड नीलमेगन, ऑप्शन बी ब्लैक एंड मोटोन, ऑप्शन सी लॉसवेल एंड ग्रेबर और ऑप्शन डी सेनन एंड वीवर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि किसने डिजाइन किए थे इनमें से कम्युनिकेशन के मॉडल्स को, मॉडल को दोस्तों बताइए। तो याद रखना जो कम्युनिकेशन के मॉडल है इनमें से तैयार किया था सेनन एंड वीवर। किसने? सेनन एंड वीवर ने। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे इस एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एग्जाम पेपर के नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। तो अब तक दोस्तों जितने क्वेश्चन हो गए आप अच्छे से नोट कर रहे हैं, आपने एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, आपको याद हो गए हैं दोस्तों, मेरी बताई गई बातें आप याद कर रहे हो, आपने अच्छे से तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यही आशा करता हूँ। और आज की करवाई गई क्लास भी दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमेशा कुछ न कुछ फीडबैक देकर बताया करो, अपना रिव्यू खुद का दिया करो, ताकि और से बेहतरीन कुछ करने का या कोई कमियां हैं तो उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो दोस्तों क्लासेस को आप याद रखना ईमानदारी के साथ हर ग्रुप्स चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हो वहाँ ज़रूर शेयर करना दोस्तों, ताकि सबके पास पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत LIS लर्निंग एकेडमी के साथ जुड़े रहिए दोस्तों।